खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पीएम मोदी ने अपने यूपी चुनाव प्रचार अभियान में एसपी और कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने कुर्सी की खातिर अपने पिता मुलायम सिंह की हत्या की कोशिश करने वाली कांग्रेस से गठबंधन की शर्मनाक हरकत की है। मोदी ने कहा कि अखिलेश को कांग्रेस की गोदी में बैठने से पहले 1984 का वो दिन याद कर लेना चाहिए था जब कांग्रेस ने मुलायम पर गोलियां चलवाई थी। दूसरी तरफ चुनावी प्रचार में एक पुराना गोलीकांड मुलायम को भी याद आ रहा है। बाबरी मस्जिद कांड की याद करते हुए मुलायम ने कहा कि कारसेवकों पर गोली चलवाना दुखद था, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुसलमानों का इस देश पर से भरोसा उठ जाता। मतलब ये कि सियासी समर में अपना पलड़ा भारी दिखाने की कोशिश में गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिशें दोनों तरफ से जारी है। बड़ा सवाल यह कि आखिर पुराने गोली कांडों की चुनावी बोली कब तक लगाई जाएगी। इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के सियासी बिसात पर सभी पार्टियां अपनी चाल चल रही हैं। जाहिर है अभी तो पोलिंग का 2 ही मरहला अपने अंजाम को पहुंचा है। 5 मरहले की पोलिंग बाकी है। ऐसे में बड़े लीडरों की रैलियां और उसमें एक दूसरे पर सबकत ले जाने की गोया रेस चल रही है। बुध के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कन्नौज में एक रैली को खिताब करते हुए एसपी कांग्रेस इत्तेहाद पर सबसे बड़ा हमला बोला। मोदी ने अखिलेश यादव को 1984 के गोली वारदात की याद दिलाते हुए कहा कि काश अखिलेश यादव कांग्रेस से इत्तेहाद करते वक्त उस वाक़े को याद कर लेते जब मुलायम सिंह पर कांग्रेस के लोगों ने गोलियां चलवाई थी। नाज़रीन, हम आपको याद दिला दें कि 4 मार्च 1984 को इटावा से लखनऊ आते वक्त मुलायम सिंह की कार पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मुलायम सिंह यादव के कत्ल की नाकाम कोशिश की थी और इस मामले में उस वक्त के कांग्रेस लीडर बलराम सिंह यादव का नाम आया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उसी गोली वाक़े का जिक्र करते हुए एसपी कांग्रेस इत्तेहाद पर अपने खास अंदाज में निशाना साधा। अपने बाप की जिंदगी के साथ खेल खेलने वाले लोग, मौत को अब गांठ उतारने के लिए गोलियां चलाने वाले लोग और उनके पीछे जो लोग थे उनकी गोद में बैठ करके राजनीति करना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। दरअसल सियासत में हर अच्छी बुरी बात का जिक्र करके सियासी मैदान मारने की कोशिश होती रहती है। लिहाजा समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह यादव भी अक्सर व बेशतर अपने साबका कारनामे गिनाने में पीछे नहीं रहते। लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ रही अपनी बहू अपर्णा यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद गोली वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मस्जिद बचाने के लिए गोली चलवाई थी। मुलायम यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गोली चलवाना अफसोसनाक था, ताहम अगर उस वक्त गोली न चलती तो मुसलमानों को लगता कि उनकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है। बेनौर में हमारी सभा पूछ दिया, मैंने कहा हमारी सरकार रहे जाए, मस्जिद की हम हिफाजत करेंगे और मस्जिद की हिफाजत की। हमारे सच्चा मरने वालों के बारे में मेरी बहुत दुख है, मजबूरी थी तो हमारे सुरक्षा बलों को मस्जिद की हिफाजत करने गोली फायरिंग करनी पड़ी, तो काफी लोग घायल भी हुए और मरे भी। इसलिए हम आपको बहुत गिना सकते हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कभी भेदभाव समाजवादी पार्टी ने नहीं किया इन वर्गों को आगे बढ़ने के लिए। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या गोली वाक़े का जिक्र किया है, बल्कि उससे कबल भी वो कई मौके पर इस तरह की बातें करते रहे हैं। अगस्त 2016 में भी उन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि उस वक्त अगर 16 के बजाय 30 जाने भी जाती तो मुल्क की सालमियत के लिए ये कुर्बानी दी जाती। अब सवाल ये उठता है कि बार बार इस तरह के मामले का जिक्र करना और खुसूसी तौर पर इंतखाबी माहौल में इन बातों को उठाना क्या सिर्फ वोट बैंक की सियासत नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो पुराने गोली कांड जो है उनकी चुनावी बोली आखिर कब तक लगाई जाती रहेगी, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीएसपी के वरिष्ठ लीडर सुदीन भदौरिया साहब मौजूद हैं, हमारे साथ जफर इस्लाम साहब हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, विजय शंकर तिवारी जी
विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। और लखनऊ का भी हम रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मनोज राय साहब वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जफर भाई, पहला सवाल आपसे। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ तो कि भाई ये चुनाव जो है ये सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, अखिलेश यादव भी विकास की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी कहती है ये पुराने गोलीकांड आखिर कब तक भुनाए जाते रहेंगे, ये सवाल है। उनका जिक्र क्यों, कोई रेलेवेंस रह गया है क्या? समीर भाई जी। समीर भाई, आज भी अगर आप प्रधानमंत्री की रैली की स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने बार बार मुद्दे जो है वो डेवलपमेंट की बात की, लेकिन ये बात भी लोगों को बताना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस और सपा दोनों एक दूसरे से थोड़े दिन पहले तक लड़ रही थी, दोनों एक दूसरे के बारे में बुराइयां कर रही थी। इतिहास ही बताता है कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। मुलायम सिंह यादव से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है कि किस तरह के लोहिया मूवमेंट से निकले हुए वो मुलायम सिंह यादव आज इस तरह के उनके बच्चे जिस तरह का समझौता कर रहे हैं, ये साफ साफ लगता है कि सिर्फ सत्ते के लिए ये अपने जमीर को भी बेच देंगे और उन्होंने उसका सौदा किया है। इसलिए प्रधानमंत्री ने सिर्फ याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले की बात करें तो यही राहुल गांधी जी बुराई कर रहे हैं, कितने कारनामे जो है अखिलेश यादव के बार बार बता रहे हैं, कितनी चीजें बता रहे हैं, कितनी कमियां दिखा रहे हैं। 2 दिन बाद सारी कमियां खत्म हो गई। तो इससे क्या दर्शाता है? ये सिर्फ ये दर्शाता है कि जब अपॉर्चुनिस्टिकली कांग्रेस को अपने वकार बचाने, अपने वजूद को बचाने के लिए एक बैसाखी चाहिए थी, तो बैसाखी का सहारा लेने के लिए उन्होंने दामन थाम लिया समाजवादी पार्टी का, जो कि उनके जानी दुश्मन थे और उन्होंने वार भी किया था। ये एक चीज को बताने के लिए प्रधानमंत्री ने बताया, लेकिन इस बात में सच्चाई है कि उन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने कॉम्प्रोमाइज किया है और लोगों के हित में तो कोई फैसला नहीं, लेकिन ये बताने के लिए अगर आप 27 साल यूपी बिहार का नारा लोगों को बताते, रिस्ट्रिक्शन जो कि आप बता भी रहे हैं, वो क्या काफी नहीं था? ये कहना कि 1984 में बलराम सिंह यादव के लोगों ने गोलियां चलाई थी, जो जहां तक हमें पता है, हम जो डिटेल निकलवा पाए, भाई बलराम सिंह यादव का उसमें नाम आया था, और बलराम सिंह यादव ने अगर कुछ भी किया तो उसका ठीकरा पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ते हुए, और कि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी के मिलने का फिर क्या मतलब? इस सवाल का कोई मतलब है क्या? मैं जवाब देखिए समीर अब्बास भाई, एक आज का जो ये गठबंधन है कितना अपॉर्चुनिस्टिक है, इसको दर्शाने के लिए, इसको एक्सपोज करने के लिए अगर किसी चीज का पुरानी बातें भी दोहराई जा सकती हैं, इसलिए कि पुराने वाकयात ये बताते हैं कि दोनों के बीच में एक जानी दुश्मनी थी, किस तरह का कट्टर एक दूसरे के खिलाफ थे, और आज वही दोनों पार्टियां अपने सिर्फ पॉलिटिकल मफाद के लिए ठीक है। जफर भाई मैं आपका पॉइंट समझ गया। सुलेमान आपका जवाब देना चाह रहे हैं। सुलेमान दरअसल इस बयान के जरिए पीएम ने यह बताने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी, ठीक है जफर भाई सुनिए तो, जफर भाई सुलेमान आपका जवाब देना चाह रहे हैं। सुलेमान एक सवाल मैं जोड़ दूं, जफर भाई का यह कहना है कि पीएम ने दरअसल यह बताने की कोशिश की है यूपी के लोगों को कि ये जो मेल हुआ है ये अपॉर्चुनिस्टिक मेल है, ये ठीक है, और इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दरअसल नहीं मिलती, दोनों जानी दुश्मन रहे। आप कुछ दिनों पहले तक 27 साल यूपी बिहार का नारा दे रहे थे, लेकिन सत्ता की खातिर, कुर्सी की खातिर आपने ये गठबंधन कर लिया। देखिए ऐसा है समीर भाई, मेरी तो समझ नहीं आ रहा है ये बात के मुल्क के प्रधानमंत्री, वजीर आजम जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस तरह की जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसी भाषा का अपने भाषणों में इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वो जलजला आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है तो उस पर मजाक उड़ाते हैं, कहीं पर किसी डिमोनेटाइजेशन के दौरान नोटबंदी में किसी के घर की शादी टूट जाती है तो उसमें मजाक उड़ाते हैं। और अब ये सन 84 का इन्होंने वाकया बताया और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी उनकी जान लेना चाहती थी। भाई अगर कोई सदस्य कांग्रेस पार्टी का कभी उसका किसी इशू में नाम आया हो तो इसका ये मतलब है कांग्रेस ने कॉन्स्पायर किया था। ये जो उनका मयार है बयानों का और चीजों को किस तरह से मिसलीडिंग तरीके का बयान देना, इससे ऐसा भ्रम फैल गया जैसे कांग्रेस पार्टी ने कॉन्स्पायर करके हमला करवाया था। हमें तो मालूम भी नहीं, याद भी नहीं, खैर हमारी तो उम्र ही कम है, हमारे सामने तो हुआ ही नहीं है, लेकिन हमने कोई ये उस वक्त का एक अहम बात रही होगी, लेकिन अब 33 साल बाद इस बात का रेलेवेंस क्या है? कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी के लिए रेलेवेंस यूं है क्योंकि वो ये परेशान है
कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस हुआ है इससे वो परेशान है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया, हाँ। उन लोगों के साथ अलायंस नहीं किया जो लोग उस विचारधारा को फॉलो करते हैं जिसने बापू को मारा, जिसने महात्मा गांधी जी को मारा, हत्या की, उस विचारधारा को मानते हैं नरेंद्र मोदी जी। हम इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, इनसे अलायंस तो दूर, ये परेशान हमें मालूम है इसीलिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये विचारधारा खत्म हो रही है। ठीक है मनोज राय साहब, मनोज राय साहब, एक बात और आऊंगा मैं आपके पास। मनोज राय साहब, आपको इस बात का जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि ये बेमेल गठबंधन जो हुआ है, और जिस तरह से जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे। मुलायम सिंह यादव का जो समाजवाद मूवमेंट था वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था, लेकिन सत्ता की खातिर आप लोग मिल गए, और वो कह रहे हैं कि पार्टियों को, इन दोनों ही पार्टियों को शर्म आनी चाहिए कि आपने सत्ता की खातिर इतना बेमेल गठबंधन कर डाला। समीर भाई, जब हमारा बेमेल गठबंधन है तो उनको चिंता क्यों है? वो विकास को लेकर के 2014 में जब चुन के गए थे, दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे, तो इस चुनाव में उनको विकास की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं। उनको चिंता इसलिए सता रही है कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में चुनाव वो हार रहे हैं, और कोई प्रधानमंत्री को शोभा देता है कभी ये कहना किसी की माँ परेशान है, किसी के बाप परेशान है। भाई, आप हमारी निजी जिंदगी में झांक रहे हैं, और हम अगर आपकी निजी जिंदगी में झांकना शुरू कर देंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। इस तरीके की चीजों को उछाल करके, भाई आप विकास की बात करो, विकास को लेकर के आओ ना, क्या करना चाहते हो? उत्तर प्रदेश में आपका क्या रोड मैप है? आप कहोगे कि अखिलेश यादव का काम नहीं कारनामा बोलता है। हाँ, कारनामा बोलता है। 302 किलोमीटर की 6 लेन की सड़क बना के उसको फाइटर प्लेन उतरने लायक बना दिया, ये हमारा कारनामा है। कारनामा ये है कि 50 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन बिना बिचौलिए के देते हैं, ये हमारा कारनामा है। नहीं, वो बात ठीक है मनोज जी, लेकिन क्या जो मसला उठाया गया है वो आपको जरा भी रेलेवेंट लगता है? वो ये कह रहे हैं कि एक पुत्र ये कैसे भूल सकता है कि एक पार्टी ने उसके पिता को मरवाने की कोशिश की और सत्ता की खातिर, कुर्सी की खातिर उसने उसी पार्टी से गठबंधन कर लिया। इस बात में कोई रेलेवेंस नजर आता है आपको? देखिए, अच्छा आप देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है। मुझे लगता है कि 56 इंच को अब क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि 56 इंच का सीना है कि पेट है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल इस बात का खड़ा होता, नेताजी के खिलाफ जितने लोग भी रहे हैं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, सबको उन्होंने राज्यसभा भेजा, सम्मानित किया, उनको ओहदे पे रखा, मित्र बना के रखा। नेताजी तो कभी इसकी चर्चा नहीं की है कि हमारे ऊपर गोली चलाए हैं और फलाने कांग्रेस के हैं तो हम ये करेंगे। जब जो मारने वाला जिसके ऊपर हमला हुआ, जब वो नहीं चर्चा कर रहे हैं तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? इनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि यूपी को ये साथ पसंद है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का, इसलिए इनको चिंता हो रही है। और इस तरीके की बेबुनियाद बातें मुलायम सिंह यादव को भी पसंद है ना ये साथ। अभी तक गठबंधन की जो सीटें हैं उन पर उन्होंने चुनावी प्रचार शुरू नहीं किया है। ये आपको पता है, आपने ही दिखाया है कि नेताजी ने कहा कि नहीं हम प्रचार करेंगे, और गठबंधन किया है तो क्यों नहीं जाएंगे? अब सवाल इस बात का है कि नेताजी को जहां बुलाया जाएगा तहां जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुदीन भदौरिया साहब, क्या आपको लगता है कि अभी कहीं ना कहीं नाराजगी है, और पीएम का ये जो स्टेटमेंट आया है गोली कांड को लेकर, इसमें कोई रेलेवेंस आपको नजर आता है कि आज उसका जिक्र किया जाए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो इस तरह की बातें उठा रहे हैं, और उसमें सबसे पहले अपने दामन को भी देखने की जरूरत है, और सबको अपने दामन को देखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गंगा और जमुना की तहजीब रही है, जहां सब लोग इकट्ठे रहे हैं। पर हैरानी की बात यह है, सन 84 में एक और घटना घटी थी इसी उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में घटी थी। इस देश के अल्पसंख्यक समाज के सिख लोगों को इस तरह से, जो मुजफ्फरनगर में जो हुआ अखिलेश यादव के राज में, उस तरह की लगभग, बल्कि उससे भी दर्दनाक किसी मायने में वो घटनाएं घटी थी। पूरे देश के अंदर वो घटनाएं घटी थी, और ये हुई थी उस समय कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था, और समाजवादी पार्टी का शासनकाल, उसमें मुजफ्फरनगर हुआ, दादरी हुई। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, तो बाबरी
और दादरी, ये वो शक्तियां हैं। और मैं कहना ये भी चाहता हूं कि भदौरिया जी, आप सपा और कांग्रेस के खिलाफ तो बहुत बोल रहे हैं, भाजपा के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल पा रहे? मुझे ऐसा लग रहा है अलायंस आपका इरादा है कि कहीं से आप अलायंस बना ले भाजपा से। उसको खत्म सपा और कांग्रेस के खिलाफ आपने पूरी बात कही। एकमात्र मौजू जबकि ये नहीं है, मौजू भाजपा का है, नरेंद्र मोदी जी के बयान का है। उनकी बात पूरी हो जाए। चट्टान की तरह खड़ी है। जिस तरह से संत कबीर दास ने, जिस तरह से महात्मा फुले और सावित्री भाई फुले को उन्होंने जगह प्रदान की थी, शेख सुलेमान ने और तमाम उन लोगों ने, उस मुसलमान साथियों ने वहां पर देश के अंदर एक समता मूलक समाज के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी नहीं, भदौरिया साहब, सुलेमान साहब आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ पैक्ट हो चुका है आपका बीजेपी के साथ? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को तो आप कोस रहे हैं। उसी तरह से जिम्मेदार है इनके देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय महामहिम गवर्नर हैं, जब ये भथौड़ा चलाया तो साक्षी महाराज को समाजवादी पार्टी में लेकर राज्यसभा भी मुलायम सिंह जी ने भेजा था। यही वो कल्याण सिंह जी है जो आज गवर्नर हैं। झूठा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दिया, इस संविधान को तार तार कर दिया इन लोगों ने। ये भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सब मिली भगत कर रहे हैं। दोनों एक थैली के चट्टे बच्चे हैं। और कांग्रेस पार्टी, भदौरिया जी, एक सवाल मैं जोड़ दूं। पीएम इंसाफ के लिए भदौरिया साहब सुन तो लीजिए, न हाशिमपुरा को इस समय इंसाफ मिला, न मेरठ मलियाना के लोगों को इंसाफ मिला, और न ही आपने तीन बार सरकार बनाई है भाजपा के साथ। बहुजन समाज पार्टी ने तीन बार भाजपा के साथ सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी जी का प्रचार किया गुजरात में दंगों के बाद, भदौरिया साहब तब क्या हुआ था बहन जी को? आपकी विचारधारा को क्या हुआ था जब सुलेमान? एक मिनट, तीन बार सरकार बनाई आपने भाजपा के साथ, और उसके बाद मोदी जी का प्रचार किया गुजरात में जाके दंगों के बाद। भारतीय जनता ये कौन सा आपका दामन है? बड़ा पाक साफ दिखा रहे हैं, इसका जवाब दिया। मुलायम सिंह ने इस समय जो महामहिम गवर्नर हैं बंगाल के, उनकी मदद से पार्टी तोड़कर आपके मुलायम सिंह जी को शपथ दिलाई गई। मैं ये भी कह दूं कि जितना करीबीपन आपका है, मुलायम सिंह ने स्वयं बताया, राम गोपाल खुद अमित शाह से मिलते हैं। और आपके चचा इनके वो कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, वो उस पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। नहीं भदौरिया साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी का तो मिलाप नहीं होगा ना इलेक्शन के बाद? इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद आपकी पार्टी का तो मिलाप नहीं होगा, इसकी गारंटी दे सकते हैं आप? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी साफ कह रहे हैं। मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, सुन तो लीजिए भदौरिया साहब सुन तो लीजिए, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि इस चुनाव में 3 पैर वाली दौड़ चल रही है। एक पैर सपा का है, सपा का दूसरा पैर कांग्रेस के एक पैर के साथ बंधा है, और कांग्रेस का दूसरा पैर बीएसपी के साथ बंधा हुआ है। क्या इस बात में कोई दम है? असल में भाजपा के साथ जो देखिए, बहन मायावती जी स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो अकेले सरकार बनाएंगी। अगर थोड़े बहुत भी एमएलए कम हुए तो हम इनकी तरह नहीं है, समाजवादी पार्टियों की तरह कि वो चुपके रात में जाके अमित शाह से मिलने। राम गोपाल जो स्वयं मुलायम सिंह जी ने, शिवपाल ने इन पर आरोप लगाया, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, इन्होंने इनके लोगों पर आरोप लगाया, ये इनके लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, इनमें दम होती तो ये अकेले मैदान में उतरे होते। इनमें ताकत ही नहीं है, दम ही नहीं है। ये 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल नहीं था। उत्तर प्रदेश में 27 साल सत्ता से बाहर ये दम है आपकी बात में, भदौरिया साहब, दम है आपकी बात में। लेकिन वापस विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस गोली कांड का हमने जिक्र किया उसका जवाब भी दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। उनकी तरफ से यह कहा गया, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी, उन्होंने यह कहा कि 1984 नहीं 1987 की याद आनी चाहिए पीएम मोदी को, जब संघ के लोगों ने मुलायम सिंह यादव पर हमला किया था। तो ये जो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, इसका कोई रेलेवेंस क्या आपको लगता है यूपी की जनता के मन में होगा क्या? समीर जी, 1984 आप 1990 याद करिए। मैं 1990 से चलता हूं। 30 अक्टूबर 1990, जब जिसकी बात अभी पिछले वर्ष भी वर्ष जाते जाते मुलायम सिंह जी ने कहा था कि ये मुसलमानों
को एक तरीके से खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मतलब उन्होंने ये कहा कि देश से भरोसा उठ जाता। वो कल उन्होंने रिपीट हाँ, की, मैं उस पर आने वाला था। वही बात गोलीकांड वो भी है, दो बात गोलीकांड उन्होंने का कल जिक्र रिपीट कर रहे हैं। आप एक बात गोलीकांड तो वही है समीर जी, एक बात बताइए, बहुत सीधी सीधी बातें हैं। रामपुर के मैदान में 50 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, 50 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, और बलात्कार करने वाले कौन, बलात्कार करने वाले कौन, यह भी खुल जाता है। तब इनकी गोली नहीं चलती है, क्योंकि इससे हिंदू नाराज होने का उनका कोई डर नहीं है। हिंदू यानी 96 करोड़ हिंदू अगर नाराज होता है तो नाराज हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुलायम सिंह यादव ने ये कहा है कि अगर मस्जिद गिर जाती, अगर मस्जिद गिर जाती तो मुसलमानों का देश पर से भरोसा उठ जाता, इसलिए गोली चलाना जरूरी था। देश से भरोसा उठ जाता। ये बताइए, ये सारी चीजें बिल्कुल एक ही तरफा क्यों? बरेली में रामनवमी के अवसर पर हमला होता है, हमला करने वाले कौन, मुसलमान, और वहां उनकी गोली नहीं चलती है, क्योंकि यहां पर हिंदुओं के नाराज होने को उनको कोई डर नहीं है, मुसलमानों के नाराज होने का डर है कि अगर उनको पकड़ा जाता है जो रामनवमी पर हमला करते हैं तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। यानी जहां हिंदू मंदिर टूटता है और वहां इनको कोई दिक्कत नहीं है। मनोज राय साहब सीधा आरोप लगा रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी की धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं आप। मैं विजय शंकर तिवारी जी के जवाब देने से पहले भदौरिया जी का जवाब दूंगा कि जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी, मायावती जी जो पत्थर वाली देवी है, उनके प्रति बहुत सॉफ्ट हैं। किसानों के ऊपर गोली चली, जिस दादरी की बात कर रहे हैं, एक उद्योगपति को यमुना एक्सप्रेसवे बनाने के लिए इन्होंने जमीन दिया और किसानों के ऊपर गोली चली। प्रधानमंत्री जी इसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिले हुए हैं। वो लोग इस सवाल की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनको इस तरीके की चीज का जो है करना नहीं है। ये बार बार जाके मंचों से कहती हैं कि आप हमें वोट दे दो, हम जिताएंगे, हम सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न पत्थर वाली देवी हमला कर रही है, ये मिले न प्रधानमंत्री जी रहते हैं, कोई नहीं रहता आरोप लगाया है। इसके बारे में ये मिले हुए लोग हैं, ये दोनों लोग मिले हुए हैं। ठीक है, मिले हैं। जिस सवाल का जवाब आप पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब ये नहीं दे रहे हैं, ये दूसरी बातों का जवाब दे रहे हैं। क्या ये बात जरूरी है? मैंने अब आपने ये बात हमेशा के लिए तय मान ली जाए कि जब जब यूपी में इलेक्शन होंगे ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि इसका जिक्र हुए बिना नहीं होगा, चाहे वो आपकी पार्टी की तरफ से हो या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, ये बात तय मान ले हम। देखिए समीर अब्बास जी, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया इसलिए कि भदौरिया जी बहुत चिल्ला रहे थे। फिर से दोपहर आप अपना चेहरा। हाँ जफर भाई, मेरा सवाल यह था कि क्या यूपी की जनता यह तय माने कि जब भी यूपी में इलेक्शंस होंगे ये राम मंदिर, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद इसका जिक्र हुए बिना नहीं हो सकता? आपकी पार्टी भी नहीं मानेगी, समाजवादी पार्टी भी नहीं मानेगी। देखिए, हमारा मुद्दा बिल्कुल इलेक्शन में हर मुद्दा सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है जो हर इलेक्शन में है, वो डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं हमने, लेकिन उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की जो वहाँ सिचुएशन है वो सबके सामने है। उसकी बात कैसे नहीं करेगा इंसान, करेगा लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा, जिसमें वो पूरी तरह से विफल रही है पिछली सरकार। और दूसरी बात, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके जो जनता जानना चाहती है और जनता की तरफ से सवाल आता है, उसका पार्टी जो सही जवाब है पार्टी देती रहती है। तो हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, लेकिन अगर कुछ और ऐसे सवाल उठते हैं तो उसका जवाब देना हमारा फर्ज है और हम देते रहते हैं, चाहे वो रैली में दिया जाए, चाहे वो रूबरू सामने में दिया जाए, जब जब जैसे मौके होते देते, चाहे वो राम जन्मभूमि का मसला हो, चाहे कुछ और मसला हो। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो वहां पर है वो हमारे लिए वहां पर जो डेवलपमेंटल काम नहीं हुआ है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, वहां पर जो लोग प्रदेश की जनता बिल्कुल आप कह रहे हैं विकास और लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं यूपी में, और आपकी पार्टी इन मुद्दों को उठा रही है। लेकिन और राम जन्मभूमि, राम मंदिर को लेकर आपकी पार्टी के लोगों ने क्या बयानबाजी की है वो भी मैं बताऊंगा, उसका जिक्र करूंगा जफर साहब। और मुलायम सिंह यादव ने एग्जैक्टली क्या कहा है उस पर भी होगी बात। एक मुझे सुलेमान साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे पता था। चलिए आप बोल लीजिए सुलेमान, जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड। जफर साहब, ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने सन 84 की बात कही और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को हर चीज पे बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी को इस पे भी बोलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, कि जो 6 लोगों का इनकाउंटर हुआ है भोपाल में, जो अंडर ट्रायल्स थे, उनका कत्ल की इंक्वायरी का क्या हुआ, जो बरी होने वाले थे, और 11 लोग जो आईएसआई के एजेंट पकड़े गए हैं
जिसमें एक आदमी का या दो आदमियों का ताल्लुक भाजपा से है, वो उनकी क्या तफ्तीश हो रही? यही उनका राष्ट्रवाद है? इस पे क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी जी? ये बड़े अहम मुद्दे हैं। 11 ISI के एजेंट पकड़े जाते हैं और उसमें 2 लोग भाजपा के होते हैं, यूपी में मध्य और प्रदेश 6 के लोग मुद्दे का आप चाहते एनकाउंटर हैं होता है। मध्य प्रदेश के मुद्दे चाहते हैं कि आप चुनाव में उठाए जाए। वो मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, वो एक 84 का मुद्दा उठाते हैं और जो करंट हो रहा है मुल्क में उस पे नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गोलीकांड की चुनावी बोली कब तक, यह है हमारा आज का मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मनोज राय साहब, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद विवाद का जिक्र किया और यह बताया लोगों को कि मैंने गोली क्यों चलवाई, कार सेवकों को क्यों मरवाया, तो आप तो काम बोलता है लेकर जा रहे हैं ना लोगों के बीच में, फिर इस तरह के बयानात की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों वो पुरानी कहानी याद दिलाने की कोशिश की जाती है और उस बेसिस पर पोलराइज करने की कोशिश की जाती है सोसाइटी को? जरूरत इसलिए पड़ी कि जब देश के प्रधानमंत्री आकर के किसी पुरानी घटना का जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो उनको बताना पड़ेगा कि देश के संविधान की रक्षा का शपथ लेकर के जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नेताजी बैठे थे तो उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए गोली चलवाई, और प्रधानमंत्री जैसे उनके कुनबे के जो लोग रहे होंगे, उनकी वजह से जो भी लोग हताहत हुए वो उनकी वजह से हुए, उनकी प्रेरणा से लोग गए होंगे, इसलिए हुए होंगे। इसलिए ये चर्चा करना लाजमी था कि कोई अगर आके ये धमकाए कि हम आपकी कुंडली रखे हैं निकाल देंगे, तो ये बताना जरूरी है कि हम संविधान की रक्षा के लिए, देश में प्रदेश में समानता लाने के लिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, उस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये बताया गया। कोई राजनीतिक बात नहीं थी, ये चर्चा प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, इसलिए मैं समझता हूं नेताजी ने ये बात कही होगी। ठीक है विजय जी, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी तो हो ही रही है ना राम मंदिर को लेकर। नहीं, राम मंदिर को लेकर के बयानबाजी कौन कर रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। हम बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों का समर्थन चाहते हैं। हाँ। और उस समर्थन के लिए भी आपको ध्यान में होगा कि हम लगातार हर पार्टी के सांसद से संपर्क कर रहे हैं। नहीं, समर्थन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, नहीं, ये जो उकसाया जाता है। नहीं, हम उकसाते नहीं, ऐसे बयान दो कि लोगों को बुरा लगे। समीर जी, ऐसा बयान एक समुदाय में डर पैदा हो, ये जो दिक्कतें हैं ये हमें चुनाव के वक्त हमेशा नजर आती हैं, इस बार भी नजर आ रही है। समीर जी, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात होगी। मतलब हम डराने वाली बात नहीं कर रहे, हम तो स्वयं डराए जाते हैं। हमें आप ये देखिए, भारत की विडंबना देखिए, तो भारत में बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक आयोग जाता है। दुनिया भर में अल्पसंख्यक आयोग के पास कौन जाता है? हम गए हैं, हाँ। हम गए हैं अपनी पीड़ा लेकर के, हाँ। जब बार बार हमारे ऊपर हमला किया जाता है, यानी कलकत्ता में जाकर एक नन का, हम विषय जाना नहीं चाहते हैं, उसका बलात्कार होता है, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। यहाँ चर्च में हमले होते हैं, उनके लोग करते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो अल्टीमेटली हमें जब टारगेट किया जाता है तो हम अपनी पीड़ा लेकर अल्पसंख्यक आयोग के पास हम जाते हैं। तो डराता कौन है? वो कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाकर संविधान की रक्षा की। नहीं, गोलियां चलाकर संविधान की रक्षा होती है, संविधान की रक्षा की। आप सहमत हैं? इससे आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, हम सहमत होते तो हम उनके उस वक्त जो वहां पर कंडीशन थी, आपको लगता है बतौर मुख्यमंत्री कोई क्या करता? नहीं, कल्याण 96 करोड़ लोगों कल्याण सिंह के समय में करते हैं, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो कौन लोग थे? उनका विश्वास, क्या उन्होंने संविधान की शपथ नहीं दी? मुजफ्फरनगर में जिस लड़की का बलात्कार होता है और उसके भाई शिकायत लेकर जाते हैं, उनकी हत्या करती जाती है, तब देश की रक्षा होती है, तब हिंदुओं पर कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट के आदेश की अवहेलना के कोई मायने नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना किसने की? तो कौन कर रहा है? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना हमारे यहाँ कोई नहीं करता है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं। लेकिन एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं पूरी बात हो जाएगी। हम एक बार बात कहते हैं, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये बात करते हैं कि कार सेवकों को उकसाया किसने? नहीं, एक मिनट, ये नौबत आई। नहीं, किसने उकसाया किसने? आप बताइए किसने उकसाया? नहीं, हमारे यहाँ किसी ने कोई नहीं उकसाया। अपनी बात कहना, मतलब विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल ही नहीं था। अगर हम अपनी बात भी नहीं कह सकते, हमारे ऊपर पत्थर पड़ते हैं, हमारे ऊपर डंडे पड़ते हैं, हम रो भी नहीं सकते हैं। अगर हम रोएंगे तो उकसाने वाली बात कही जाती है। सुन लीजिए जी, तिवारी जी, आप उस मूवमेंट का हिस्सा थे? किस मूवमेंट का? राम मंदिर आपको पता है 1992 में आप थे? नहीं, मैं था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नाराज मत होइए, पूछ रहा हूँ, मैं था। आप थे? हाँ। आपकी नजर में आप मुझे बताइए कि कोई मजहबी इमारत है
चाहे वो मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है या चर्च है, उसको इस तरह से एक मॉब एक क्राइम की शक्ल में इकट्ठा हो जाए और उसे तोड़ देना, ये अच्छी बात है? क्या ये आपका मजहब इसकी इजाजत देता है? और क्या राम जी होते तो इसकी इजाजत देते? समीर भाई एक बात और, एक सेकंड, मेरी नजर में तो ये भारत की तारीख पे, हमारे मुल्क की तारीख में ऐसा कलंक लग गया जो दुनिया रहते तो मिट नहीं सकता। ये इतना बड़ा कलंक हुआ है कि आप इसकी सफाई भी दे सकते तो नहीं हो सकते, जिसमें एक मस्जिद शहीद हो गई और उसके बाद देश ने क्या-क्या झेला, आफ्टर मैथ हुए और मुल्क ऐसा बढ़ गया उसके बाद से कि आज तक हम उसके रिपरकशन झेल रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी तो इसी मूवमेंट पे बनी हुई पार्टी है और आज ये मुल्क की बात करते हैं। तो अगर इसको आप तिवारी जी इसको जस्टिफाई करते हैं तो ये भी गलत बात है। अगर आपकी कोई आस्था है, हम आपकी आस्था की कदर करते हैं, लेकिन उस आस्था को पूरा करने का ये तरीकाकार गैर कानूनी था, संविधान के खिलाफ था और आपके मजहब के भी खिलाफ था। सुलेमान ठीक है, एक मिनट में इनको उत्तर तो देने जल्दी से, उतने जल्दी नहीं, देर से लगेगी, इतने बहुत देर प्रश्न पूछा इन्होंने। नहीं, जफर भाई के पास मुझे जाना है। नहीं समीर जी, 1528 में हमारे यहाँ तिवारी सुलेमान जी आप सुनिए, अगर आपके अंदर सुनने की हिम्मत नहीं है तो प्रश्न हमारे अंदर 1528 की बात मैं बता दूं, आप उत्तर क्यों नहीं सुन रहे? सबसे बड़े आप उत्तर क्यों नहीं सुन रहे? अगर आपके अंदर उत्तर सुनने की हिम्मत नहीं है, प्रश्न मत करिए। नहीं समीर जी क्या मतलब, उत्तर दीजिए। नहीं उत्तर नहीं दीजिए आप। 1528 में मंदिर देखो अब देखो क्या कर रहे हैं, बात सुनिए आप पहले। सुलेमान आपको बोलने नहीं दूंगा मैं अगर इस प्रकार बात करोगे। आप सुन रहे, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। समीर जी नहीं, मैं पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा। जवाब सुन लीजिए। हाँ जी बोलिए। मैं तीन जजों की पीठ ने जब बात कही तो उसमें एक बात कॉमन थी कि 1528 से पहले वहां पर एक हिंदू भवन था। हमने उस जजमेंट को, हमें लगता है वो गलत जजमेंट है, हमने चैलेंज किया। आप कोर्ट के वकील हैं, लेकिन हम नहीं चैलेंज किया गया ना, आप चैलेंज कर सकते हैं कौन? नहीं किसी को गलत फैसले को तो चैलेंज किया गया, मतलब वो इसका मतलब हमें आप सिखा रहे हैं कि हम कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं। तीन जज ये कहते हैं 1528 से पहले हिंदू मंदिर था। नहीं 1528 से पहले हिंदू मंदिर था, लेकिन इस जजमेंट के आधार पर जो बयानबे में हुआ उसको हम भ्रम नहीं भर, ना हम भ्रम नहीं भर रहे, हम वो बात कह रहे हैं जो जज कह रहे हैं, हम वो बात कह रहे हैं। सुलेमान जी, आप लोग सुनना तो नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं। आप जब झूठ बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आपकी झूठ सुन रहा था, लेकिन जब मैं सच बोल रहा हूँ आप सच को नहीं सुनना चाहते। कौन बोल रहा है? समीर कौन बोल रहा है? ये हमारे, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात समीर जी ठीक है, आपने अपनी बात कह दी सुलेमान। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन होता है हर चुनाव से। यही तो सवाल है। समीर जी ये झूठ बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, हम सच बोल रहे हैं। ये हमारा सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते। कहाँ रख रहे हैं आप? सच सुनने की हिम्मत नहीं आपके अंदर। आप 70 साल से लेकर अभी तक लोगों को झूठ बोल करके इतिहास के साथ खिलवाड़ किया आपने, सारा इतिहास विद्रूप कर दिया आपने। अब कार सेवकों ने जाकर के एक देश के कलंक को ढा दिया, देश के कलंक को। अरे कौन लड़ रहा था? हम लड़ रहे थे। इंदिरा कांग्रेस के लोग लड़ रहे थे, वो कांग्रेस नहीं है। नहीं तो कब तक चूसोगे देश को? उस आजादी के नाम पर कब तक चूसोगे देश को? कब तक चूसोगे? कब तक धराशायी करोगे इस देश को? बर्बाद तो आपने कर दिया, 70 साल में बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। सुलेमान विजय शंकर जी साथ दे रहे थे। अरे आपने मुल्क को आप तोड़ने की बात एक मिनट और ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मूवमेंट जो इशू बना है, सुदीन भदौरिया साहब, इस तरह की बातें करते हैं। सुदीन भदौरिया साहब, क्या ऐसे में देखिए इस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं तो कितनी तीखी बहस हो रही है, गर्मा गर्म बहस हो रही है। समीर भाई, ये मैं ऐसी बात नहीं करना ना चाहता हो, था, इसलिए राजनीतिक दल क्या ये तय नहीं कर सकते कि ऐसे मुद्दों को ना उठाया जाए? सिर्फ विकास की बात कीजिए, लोगों को बांटने की बात मत कीजिए, ऐसे मुद्दे ना उठाइए। देखिए असली सवाल तो यही है, पर बात क्या है कि एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, जिसने ये कहा था कि हम किसानों को एमएसपी पर 50% ऊपर और मुनाफा देंगे, पर जब सरकार में आ गए कुछ ही दिन में कहने लगे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि ये हमारे जुमले थे। पार्लियामेंट में इन्होंने मान लिया कि जितने रोजगार थे वो हम उसको भी नहीं बचा पाए। नोटबंदी से 2% हमारी जीडीपी गिर गई,
4-5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, वो भी इसी तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बुंदेलखंड से लेके मोदी नगर तक बेरोजगार नौजवान पूरे प्रदेश में भटक रहे हैं। पर कर क्या रहे हैं ये दोनों? एक कह रहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको आजीवन इसी बात को कहते रहना है और चुनाव के वक्त इसको उठाना है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जब चुनाव होता है तो उस समय वो ये कहने लग जाते हैं, हालांकि कल्याण सिंह जिन्होंने गवर्नर आज बने हैं, उस समय एक झूठा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया, मुलायम सिंह ने उन्हीं को लाल टोपी पहनाई आगरा के समाजवादी पार्टी सम्मेलन में और समाजवादी बनाया। साक्षी महाराज जिन्होंने पहला हथौड़ा चलाया बाबरी मस्जिद पे, उनको राज्यसभा में मुलायम सिंह ने भेजा। तो सब लोग जानते हैं इन लोगों के चेहरों को, जानते हैं ना इनको विकास से लेना है, ना इनको सांप्रदायिक सद्भाव से लेना है। इनको तो केवल जैसे मुजफ्फरनगर के अंदर खून की होली खेली जा रही थी, ये सैफई महोत्सव देख रहे थे, ये इस तरह की पार्टियां हैं। और उत्तर प्रदेश के लोग इनको बाहर ढकेलकर बहन मायावती जी को इसीलिए इस बार 5वीं बार पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आप दोनों लोगों को सूट करते हैं, इसलिए दोनों तरफ से दिए जाते हैं चुनाव से ऐन पहले। समीर भाई देखिए जी, हमारी पार्टी ने ऑलरेडी अनाउंस किया है 1000 करोड़ का पैकेज बुंदेलखंड के लिए, और ये और 10,000 करोड़ का जो है वो फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। और ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ है कि जो नोटबंदी हुआ उसमें जो इम्कानात है, जो पैसे आएंगे, जो इनकम बढ़ेगी सरकार के खजाने की, उससे ये जो है राहत पहुंचाई जा रही है बुंदेलखंड इलाके में भी और किसानों को भी। तो ये जो हमारी इनिशिएटिव है वो उसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो मैं नहीं कह रहा कि नहीं जिक्र हो रहा है विकास की बातों का, लेकिन साथ ही साथ विनय कटियार जो आपके स्टार प्रचारक हैं, विनय कटियार, उमा भारती, ये जो भदौरिया जी जो भाषण दे रहे थे, नहीं भदौरिया जी जो भाषण दे रहे हैं की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ नहीं भदौरिया जी जो भाषण दे रहे थे उनके नॉलेज में लाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के काम हम नहीं करते हैं, विकास के मुद्दे पे हम अलग रहते हैं, हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी पार्टी बिल्कुल डिसिप्लिन पार्टी है। हमारी पार्टी जिस मुद्दे पे रहती है और जो मुद्दा हमारा विकास है और वहाँ प्रदेश की जो तकलीफ है, जो वहाँ के जो प्रदेश की जनता है जो पीड़ित है, वहाँ जो जिस तरह की तकलीफों से गुजर रही है उसको जिक्र करना जरूरी है। वो सबसे बड़ा जो है गुंडागर्दी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। और बहन मायावती की पार्टी ने जिस तरह से टिकट बेचे हैं उसमें कई गुंडों को उन्होंने पैसे लेके टिकट दिए हैं, ये और अच्छे लोगों को जो उनके पार्टी में थे वो लोग उन्होंने बाहर में खड़ा कर दिया, इसलिए कि वो गरीब थे, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। और ये भदौरिया जी क्या बात करते हैं, आप अपनी लिस्ट देखिए हमारे दिया है, आप देखिए ना, आप किसको लिया है, जिसको बीएसपी भी एक गुंडा पार्टी जिसको जानते हैं कि सारे गुंडे उसमें है, वैसी पार्टी भी नहीं ले पाई, जिसको अकोमोडेट कर पाए, उसको आप लोगों ने अकोमोडेट किया। ये सब के आप जफर भाई आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट्स का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं अभी तीसरे फेज का चुनाव होना है और तीसरे फेज में बीएसपी और बीजेपी के दागी कैंडिडेट्स बराबर हैं। जो पाठ पढ़ा रहे हैं वही उससे गलत का ज्यादा काम कर रहे हैं आप। समीर भाई क्या बोल रहे हैं? जफर साहब मैंने कहा अगर दागी कैंडिडेट्स पर आएंगे तो तीसरे फेज का डेटा उठाकर देखिएगा तो बीजेपी और बीएसपी के दागी कैंडिडेट्स बराबर हैं। हालांकि सेकंड फेज में बीएसपी टॉप कर रही थी लिस्ट को, तो उसका तो जिक्र नहीं किया जाए। देखिए बीएसपी नहीं हम ये कह रहे हैं कि ये जो भाषण दे रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे लोग भी जो थोड़े बहुत बीएसपी में बचे थे, भदौरिया जी की जो पार्टी के मुखिया है उन्होंने पैसे नहीं मिले उनको, तो उनको पार्टी से निकाल दिया। सारी ताकत और ऐसे लोगों को लिया जिसको एक गुंडा पार्टी
जानी जाती है कि गुंडा राज कर रही थी, वही पार्टी भी अकोमोडेट नहीं कर पाए, उन लोगों को इन लोगों ने अकोमोडेट किया है। ये क्या सरकार देंगे, क्या लोगों के सरकार में इनके पास सारे अधिकार है, तमाम वो अधिकार है अपने पुतले केंद्र में सरकार है, इसलिए ये सब कुछ कर सकते हैं। पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ठीक है भदौरिया साहब। मनोज राय साहब आखिरी सवाल आपसे, क्या इस बार कांटे की टक्कर हो रही है जिसका नतीजा हमें इस तरह के बयानात के जरिए देखने को मिल रहा है? एक तरफ मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं वोटरों से कि मेरी इज्जत रख लेना, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि यूपी मेरा माई बाप है और मैं गोद लिया हुआ बेटा हूं। देखिए, अब प्रधानमंत्री जी विकास के नाम पे चुन के गए थे और कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरे उत्तर प्रदेश पर उन्होंने नहीं किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी का रहने वाला हूं, वहां कोई विकास का काम उन्होंने नहीं किया, एक आधा अधूरा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कह रहा है इस तरीके की, प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं, मायावती जी चुनाव को हार रही है, इस तरीके से विकास के बात को आप करिए ना, विकास करिए कि विकास के सवाल पे आप चलेंगे। तो कह रहे हैं लेकिन ये लोग लगातार फर्स्ट फेज सेकंड पेज में जो ये तो चुनाव में सब लोग कहते हैं, ये तो सामान्य सी बात है। चुनाव में कोई जाता है, आदमी हाथ जोड़ के कहता है कि भाई देखना, ध्यान रखना, हमारी इज्जत रखना, ये तो सामान्य बात है। पंजाब में जाते हैं मोदी जी तो बेटे बनते हैं, उनका खून का रिश्ता होता है, पंजाब में उनका खून का रिश्ता होता है और उत्तर प्रदेश के बेटे बन जाते हैं वो वोट दिए हुए। अरे जब यहाँ का खुद ही लायक 11 मार्च को नतीजे आएंगे, हमें इंतजार करना है, अभी तो कई फेज का चुनाव भी बाकी है। लेकिन बहुत दिलचस्प है यूपी का चुनाव, नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि नतीजे क्या आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज राय जी। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि लोगों को भड़काने वाले इस तरह के कोई बयान ना दिए जाएं जिससे हमारी सोसाइटी बटे। कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो हमारे नेताओं को दिखानी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मनोज राय जी, विजय शंकर तिवारी जी, सुदीन भदौरिया जी, सुलेमान मोहम्मद खान और जफर इस्लाम साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।